चैप्टर नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर हम अब बात करेंगे इस बात पे कि आप एक्टिंग को और कैसे प्रभावी बना सकते हैं। उसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है चरित्र निर्माण, यानी कि कैरेक्टराइजेशन। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से आत्मसात करे, पूरी तरह से समझे, जाने, पहचाने, क्योंकि जितना ज्यादा वो जानेगा उतना ज्यादा वो अच्छा एक्ट करेगा, जितना अच्छा समझेगा उतना वो इजीली उसको प्ले करेगा। एक राइटर ने जब एक कैरेक्टर को पैदा किया है तो क्यों किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो जो भी कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी आपको राइटर डायरेक्टर ब्रीफ दे रहे हैं कैरेक्टर के बारे में, आप उसी को पक्का मान के चलें और उसके इर्द गिर्द सारी चीजों को समझना शुरू करें, क्योंकि एक राइटर ने ही कंसीव किया है उस कैरेक्टर को, एक डायरेक्टर ने उसको सजाया है, तो वो आपसे बेहतर जानते हैं। उनकी समझ को लेते हुए फिर आप कैरेक्टर को और बेटर समझिए। कैसे समझेंगे? आपकी खुद की जो इंट्यूशन पावर है, मतलब आत्मज्ञान है, उसे समझिए, इमेजिनेशन से समझिए, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए और उस कैरेक्टर को बेहतर तरीके से समझिए। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट देता हूँ कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैरेक्टर में ये चीज आएंगी, लेकिन ये फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आप इससे ज्यादा भी जान सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ज्यादा जानने के चक्कर में ये ना करें कि आप एक के बाद एक बात खोलते चले जाएं। जरूरत से ज्यादा भी ना करें, कोई भी चीज एक लिमिट तक होनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, जब मैं ये सिखाता हूं कि आप अपने कैरेक्टर को पूरी तरह समझें कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, उसका वजन कितना है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सर ये क्या बीमार रहता है कि नहीं रहता है। अगर बीमार रहता होगा तो डायरेक्टर आपको बता देगा, अच्छा बीमारी है तो कौन सी बीमारी है। ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में तब जाने जबकि वो मेन सब्जेक्ट का मटेरियल हो, अदरवाइज इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने बता दिया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एमबीए किया हुआ है और बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस करता है और आप पूछें अच्छा सर एमबीए में कभी फेल हुआ था क्या, तो ये सब जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। जो ब्रीफ मिला है उसके आगे आप उस कैरेक्टर को लेके जाएं। जैसे मैंने कहा कि उसका वजन कितना है, अगर आप देखेंगे दंगल फिल्म में कैरेक्टर क्या है, एक्टर एक ही है आमिर खान, लेकिन उसके दो स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। एक फोगाट के रूप में जब वो एक अधेड़ उम्र में आ चुके हैं तब उनका वजन बहुत ज्यादा है, और जब शुरुआत में आप देखते हैं तो उनका वजन बिल्कुल फिट है, मतलब बिल्कुल बॉडी फिट है, मस्कुलर है, एक रेसलर की तरह। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसे ही वजन बढ़ेगा तो कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन टोटली चेंज हो जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आएगा। रेसलर वाली बात तो रहेगी, अदा तो रहेगी, लेकिन आपने देखा होगा वो भागते हुए हांफने लगते हैं, जब वो दंगल करते हैं अपनी बेटी के साथ तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन आ जाती है कि इस समय वो किस पड़ाव पे है उम्र के, क्या उसका वजन कितना है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये फिल्म बन रही थी तो आमिर खान ने पहले बोला कि मैं जो मोटे वाला रोल है, मतलब जिसमें वजन ज्यादा है, वो पहले शूट करना होगा, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर वो बाद में उन्होंने वजन बढ़ाया तो कम करने के लिए कोई बहाना नहीं बचेगा। इसलिए पहले ज्यादा वजन वाला शूट किया गया और उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके 3 महीने में अपने आप को दोबारा फिट किया और उसके बाद वो जो पहला वाला रेसलर वाला सीन था वो शूट किया। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कैरेक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से समझें। अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूं। तो जो सबसे पहले जरूरी बात है आपको जानना है वो ये है कि उस कैरेक्टर का पूरा नाम क्या है। कई बार हमने देखा है कि कैरेक्टर को मुन्ना कहते बुलाते हैं, जैसे किताब में था, लेकिन उसका नाम कुछ और था, तो उसको उसका नाम भी मालूम होना चाहिए, मुन्ना किस वजह से नाम पड़ा ये भी मालूम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर उसको है कि आपको उसको क्या कहा जाता है, जो उपनाम, जैसे मैंने कहा कि मुन्ना बोला जाता है, उसको नाम एक दूसरा नाम है। उसके बाद आपकी उम्र क्या है। अब ये उम्र भी हो सकता है आपकी स्क्रीन पर उस फिल्म के दौरान बार बार बदल रही है, तो जब आप उसमें चलेंगे तो आप उस उम्र के हिसाब से बिहेव करेंगे कि उस पर्टिकुलर सीन में आपकी उम्र क्या है, आपकी ऊंचाई और वजन क्या है, जैसा कि मैंने सेशन शुरू में बताया, वो भी जानना जरूरी है। आपके बाल, आंखें, स्किन ये किस रंग की है, एक कलर से भी फर्क पड़ता है। आप याद होगी फिल्म बाजीगर, उसमें वो लेंस लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने कैरेक्टर को एक दूसरा कैरेक्टर दिखाना है, तो उन्होंने कहा वहां पे आई का कलर चेंज किया, ये भी जानना जरूरी है कि आपकी आई का कलर क्या है। फिर आपका व्यक्तित्व कैसा है, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो आप नॉर्मल से दिखते हैं, साधारण से दिखते हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं, या फिर आप बहुत साफ सुथरे रहते हैं या साफ सुथरे नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा सुखद मतलब हैप्पी रहते हैं या थोड़े से डल रहते हैं, और उसके बाद आप स्वस्थ हैं मतलब हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और हर सीन के हिसाब से जानना जरूरी, पूरी कहानी के फ्लो के हिसाब से जानना जरूरी है। फिर आपके अंदर कोई दोष है क्या, मतलब विकृति है, सामान्यताएं हैं, बुरी आदतें हैं, कोई ऐसी बात है आपके अंदर जो थोड़ी सी अलग है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप कहां रहते हैं, मतलब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, मतलब आप कहां से आए हैं, कौन से राज्य से, कौन से शहर से, और अब कहानी में आप कहां रहते हैं। जैसे जो फिल्म थी सत्या, उसमें जो मेन कैरेक्टर सत्या वो हैदराबाद से आया है और मुंबई में आया है, तो उसकी टोन कैसी है, हैदराबाद में, उसकी टोन मुंबईया कभी भी नहीं हो सकती, तो वो भी जानना के लिए बहुत जरूरी है। आप समाज के किस वर्ग से आते हैं, मतलब कामकाजी, मतलब आपके जो मतलब फादर हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमेशा जॉब में रहे हैं, या वो शासक रहे हैं, मतलब कि वो नेता रहे हैं, या किस तरह हैं, मध्यम वर्गीय हैं या छोटे हैं, या पूंजीपति मतलब बिजनेसमैन फैमिली से, इसका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि आपने बचपन इसी तरह से गुजारा होगा, तो उनकी मान्यताएं, उनकी सोच, उनकी समझ आपके अंदर भी आई होगी और वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन भी करेगी। इसके बाद आपका पेशा क्या है, मतलब किस तरह का काम करते हैं आप, उसमें कितने घंटे काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी होती है, उसकी स्थिति कैसी है, मतलब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपकी जॉब जाने के चांसेस, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फिर आपकी जो कार्य की नीति है, मतलब काम करने के तरीके कैसे, मतलब वो झूठ सच बोल के भी कर लेते हैं या बिल्कुल एथिकली चलते हैं, ये जानना जरूरी है कि मेरा तरीका क्या है। फिर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति आपका रवैया क्या है, मतलब आप अपने ऑफिस कुछ भी नहीं समझते हैं या बहुत कुछ समझते हैं, या जैसे था रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें क्या था कि वो अपनी ही कंपनी में काम करते हुए जब उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो वो वहीं के स्टाफ को मिला के अपनी एक कंपनी खड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रवैया ये हो जाता है कि ये मेरे टैलेंट को नहीं पहचानते, नहीं समझते, नहीं इंकरेज करते, वहीं से वो कोई कहानी फिल्म की बन रही है। फिर आपकी एजुकेशन कितनी है, शिक्षा कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10वीं पास है तो आपका बिहेवियर अलग होगा, आप अगर अनपढ़ हैं तो बिहेवियर अलग होगा, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या हायर स्टडीज के लिए आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हर चीज से, हर एजुकेशन से आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में, इवन आपके लुक में भी चेंज आता है। फिर आपके घर के जीवन के बारे में क्या है, मतलब अनाथ हैं, मतलब कि माता पिता हैं, उनके साथ रहते थे, अलग रहते थे, उनके रहने और कमाने की क्या कैपेबिलिटी थी वो जानना जरूरी है। माता पिता अलग हैं, तलाकशुदा हैं या साथ में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों की आपस में कितनी बनती है वो बहुत जरूरी है। माता पिता की जो आदतें हैं वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि उसके हिसाब से आपका भी जो बिहेवियर का पैटर्न है वो डिजाइन होता है, वो डिसाइड होता है। माता पिता का जो मानसिक विकास है, मतलब उनका जो एक मेंटल लेवल है, मेंटल स्टेटस है, वो किस लेवल का है, उनका व्यवहार कैसा है, तब आपसे उपेक्षा करते हैं या आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने अलग अलग फिल्मों में देखा होगा, जैसे पीकू फिल्म में है कि इरफान खान जो है उनकी मम्मी हमेशा उनको डांटती ही रहती है, तो आपने देखा होगा कि फोन आता है उनका बिहेवियर है, उस पैटर्न में इरफान खान के बहुत ही ज्यादा फर्क है, तो वो कैसा है वो जानना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो आपके धर्म का पालन करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी रिलीजन के हैं तो आप किस रिलीजन के हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बजरंगी भाईजान में सलमान खान वैसे तो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लेकिन वो एक पंडित का रोल अदा कर रहे हैं, तो वहां पर अगर मैं पंडित का रोल अदा कर रहा हूं, एक ब्राह्मण फैमिली का रोल अदा कर रहा हूं, तो मेरा सारा बिहेवियर कैसा होगा, बिल्कुल ब्राह्मणों जैसा होगा, वेजिटेरियन है, बिल्कुल भी जो बातें करते हैं एक तरह से रामायण वाली लैंग्वेज है, उस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की, तो ये बहुत जरूरी होता जानना कि आप किस धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर है आपका मूल स्वभाव क्या है, आप नॉर्मल बिहेवियर वाले हैं या आप बहुत ही ज्यादा निराशावादी हैं या आशावादी हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहते हैं या हमेशा बड़े डिप्रेस रहते हैं, ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पैटर्न में, बिहेवियर के पैटर्न में वो दिखेगा। अगर आपको लंच बॉक्स में याद हो तो उसमें नवाजुद्दीन कैसे हैं, बहुत ही डल सा है, उनकी एनर्जी हर जगह पे डल दिखाई गई है और इंट्रोवर्ट से दिखाई गई, तो वो पूरा बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आता है, तो जानना जरूरी है कि आपका बिहेवियर पैटर्न है वो क्या है। फिर जीवन के प्रति आपका सामान्य दृष्टिकोण क्या है, आप आशावादी हैं, आतंकवादी से मतलब बागी स्वभाव के हैं, या फिर आप हमेशा अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। कई कैरेक्टर आप देखेंगे वो शुरू से दिखाते हैं कि बड़ा हताश है, हारे हुए फील करते हैं। इवन दंगल में भी शुरुआत में यही दिखाया जाता है कि हताश है, इसके साथ साथ सुल्तान में भी यही दिखाया गया शुरू में कि जो सलमान का कैरेक्टर है सुल्तान बड़ा हताश है, धीरे से वो अपनी जर्नी पर जाता है और फिर जीता है। तो मुझे
मुझे उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। अब जो भी आप कैरेक्टर निभाएं उसमें पहले मिनिमम जो मैंने पॉइंट बताए हैं पहले उनको फाइंड आउट करें, उससे इर्द-गिर्द अगर आपको कुछ और भी लगता है पता करने का उसको भी पता करें। इससे फायदा ये होगा कि कैरेक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा प्रिपरेशन, जितना अच्छा प्रिपरेशन उतना अच्छा परफॉर्मेंस। एक्टिंग को प्रभावी बनाने के लिए एक और चीज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है आपका विरोधाभास, आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। नॉर्मली कहीं पर भी एक्टिंग की किताबों में या एक्टिंग की टीचिंग में इन बातों को नहीं लाया जाता। एक्चुअली ये एक राइटर का टर्म है कि वो अपने कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ही आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं राइटर भी हूं तो मुझे लगा कि अगर एक्टर भी इस बात को समझ जाए कि एक्टर के कैरेक्टर का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ज्यादा अच्छे से एक्टिंग कर सकता है। और हमारी सारी ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में मैं ये सिखाता हूं, मैंने देखा कि इससे उनको बहुत फर्क पड़ा, उनकी एक्टिंग जो समझ है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो इसलिए मैं ये आपको भी बताना चाहता हूं कि हर सीन में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोई सीन डिजाइन नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता। अगर विरोध नहीं है तो सीन बनेगा नहीं। आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन आप कोई भी फिल्म कोई भी सीरियल कुछ भी देख लें आपको दिखेगा कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। बल्कि कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे बहुत सारे शो भी बने। बिग बॉस एक दूसरे के विरोध में ही आ रहे थे क्योंकि अगर उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, बड़ा भाईचारा हो, वो शो कोई भी देखने वाला नहीं है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोई भी जर्नी आगे तक नहीं जाती है। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे होता है, हमारा सभी से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम भले मां-बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन विचारों में हमारा उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे भाई बहनों से, दोस्तों से, यानी कि पूरी दुनिया से हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहां तक कि भगवान से भी हमारा काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो हमें जिंदगी नहीं दे रहे। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कभी भी चीजें आगे नहीं बढ़ती। फिल्मों में या कहानियों में दो चीजें ऐसी होती हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। नंबर 1 लव प्रपोजल, आई लव यू टू। अब यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सहमति है, तो देखिए यहाँ पर सीन नहीं होता है, यहाँ पर गाना शुरू हो जाता है, रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो जाता है क्योंकि सीन डिजाइन नहीं हो सकता। दूसरा होता है कोई शादी का सीन, अगर शादी हो रही है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि गाना शुरू हो जाएगा, कोई भी सीन डिजाइन नहीं होगा। शादी में सीन तभी डिजाइन होगा जब वहां पे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही होगी, षड्यंत्र हो रहा होगा, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो सीन बनेगा, अदरवाइज सीन नहीं बन सकता। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ये हो ही नहीं सकता। और एक्टर ने अगर अपना कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया तो उसको अपने कैरेक्टर की जर्नी को जीने में मजा भी आएगा और इजी लगेगा। मैं बहुत ही हिट फिल्म के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डीडीएलजे यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये पिक्चर आपने सभी ने देखी होगी, बड़ा अच्छा है कि इसके कॉमन एग्जांपल से मैं आपको समझा सकूं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि काजोल जो है वो एकदम चाहती है कि उनको सपनों का राजकुमार मिले, वहीं से गाने से सारी शुरुआत होती है कि मेरे ख्वाबों में कोई आए, मतलब चाहती है कि मनचाहा जीवन साथी उनको मिले, उनको ख्वाबों का शहजादा मिले। लेकिन दूसरी तरफ उनका कॉन्फ्लिक्ट है कि उनकी मां कहती है कि बेटा हमारी फैमिली में ये नहीं हो सकता, हम औरतों को वही बात माननी पड़ेगी जो मर्द डिसाइड करेंगे। और अमरीश पुरी बिल्कुल एथिक्स वाले हैं, सख्त हैं, वो अपनी दुकान को समय पर बंद करते हैं। बिल्कुल देखिए तीनों कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद अमरीश पुरी की मुलाकात कैसे होती है, एक बिगड़े लड़के से जो कि पैसे फेंक के बियर की बोतल उठा के भाग जाता है। दोनों कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट है। ये अपने एथिक्स को लेकर है, डिसिप्लिन को लेकर है और इसके लिए डिसिप्लिन मायने ही नहीं रखता। दोनों कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद अमरीश पुरी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उनके दोस्त के बेटे से उनकी बेटी काजोल की शादी हो जाए सिमरन की, लेकिन काजोल चाहती है कि वो शादी तो कर लेगी लेकिन उससे पहले वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहती है, यूरोप घूमना चाहती है एक बार अपने दोस्तों के साथ। बेटा चाहते तो नहीं है लेकिन मान जाते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे सिमरन अमरीश पुरी की बात मान जाती और चली जाती तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया गया और वो यूरोप जाती है। अब यूरोप जाती है तो एक प्रॉमिस किया पिता से कि मैं शादी आपकी मर्जी से ही करूंगी, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर ही वो घूमने गई है, मतलब आजादी से घूमने तो गई है लेकिन कहीं ना कहीं उस पे एक कसम की पाबंदी लगी हुई है कि वो वहां पर भी अपने मनपसंद जीवन साथी को नहीं करती। अब सिमरन यूरोप तो आ गई है, काजोल यूरोप में तो है, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ मजे नहीं कर पा रही। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी शुरू हो जाता है कि उसकी मुलाकात होती है एक बिगड़े लड़के से, एक प्लेबॉय से यानी कि शाहरुख खान से, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसकी सोच से समझ से बिल्कुल अलग है और उसको उसी के साथ दिन बिताने पड़ रहे हैं। वो पसंद तो नहीं कर रही है लेकिन धीरे धीरे उसको पसंद आने लगता है शाहरुख खान। शाहरुख भी उसको पसंद करने लगता है, उसके लिए सीरियस हो जाता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ये कि दोनों एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अगर एक्सेप्ट कर लेते तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता और फिल्म भी खत्म हो जाती। तो कोई भी बात नहीं होती है, दोनों बस ऐसे ही वापस आ जाते हैं। जब वापस आ जाते हैं तो काजोल आ गई, हिंदुस्तान से गांव में आ गई और शाहरुख खान अपने पिता यानी कि अनुपम खेर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं, बड़े दुखी हैं। अभी पहली बार लाइफ में सीरियस में तो पिता भी सोचते हैं कि मेरा बेटा बस समझदार हो गया, सीरियस हो गया, और पूछते क्या कारण बताते हैं कि मुझे प्यार हो गया है, तो मुझे प्यार हो गया शादी करो। क्योंकि उनके पिता का कैरेक्टर है वो ये है कि हमेशा अपनी जिद पे जिए, सेल्फ मेड मैन है, तो उनको अपनी तरह से जीना आता है, तो अपने बेटे से शादी तो डिसीजन ले। तो वो कहता है कि उसकी शादी तय हो गई है और वो एक बिजनेसमैन की तरह होते हैं, तय हुई है लेकिन हुई तो नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। और अगर तुम फाइटर हो, अगर तुम लवर हो तो जाओ उसको लेकर आओ, ऐसे हार मत मानो। और शाहरुख इससे हिम्मत पाकर गांव में आता है हिंदुस्तान में और फिर वहां पर वो गाना गाता है। जैसे ही गाना गाता है तो जो काजोल जिसने कि यूरोप में हाँ नहीं की थी, प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो सरसों के खेत में जाकर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों में बातचीत हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ पर भी अगर बात खत्म हो जाती तो हो जाती, लेकिन काजोल कहती है कि चलो भाग चलते हैं, यहाँ हमारे प्यार को कोई नहीं सुनेगा। काजोल को छोड़िए, उनकी मां फरीदा जलाल भी कहती है हाँ तुम दोनों भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, तुम लोग भाग जाओ। लेकिन शाहरुख खान जो कि आवारा किस्म का था, लापरवाह था, उसका कैरेक्टर तो यही कहता है कि वो भाग जाए, लेकिन क्योंकि वो सीरियस हो चुका है वो बोलता मैं भागूंगा, मैं सबकी सहमति से इसको लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है, वो नहीं चाहता कि काजोल कभी भी अपने पिता से बिछड़े। तो यहाँ पे देखिए उस कैरेक्टर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पर ये दोनों बदले, जो पहले बिल्कुल थे कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमको बात माननी पड़ेगी, वो बोल रहे हैं कि भाग जाओ, और जो लड़का था इस रहेगा वो बोला नहीं भागूंगा। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट फिर से आ गया और क्लाइमेक्स में पहुंचते सारी बातें होने के बाद, लड़ाई झगड़े होने के बाद, जब शाहरुख खान ट्रेन में बैठे हैं और जा रहे हैं और आखिरी मोमेंट पे अमरीश पुरी हाथ छोड़ते हैं काजोल का और बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन दौड़ती हो जाती है शाहरुख के बाद, दोनों मिल जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, फिल्म खत्म। मुझे लगता है शायद उस टाइम पे सीजन 2 की बारी नहीं थी, नहीं तो अमरीश पुरी हाथ नहीं छोड़ते और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बरकरार रहता ताकि सीजन 2 भी आ पाए। लेकिन इस बात को आप समझ जाइए कि कॉन्फ्लिक्ट के बिना नहीं हो सकता। अब क्यों जरूरी है? मान लीजिए कि फिल्म के एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जो गांव वाला सीन है वो पहले शूट हुआ है। अब मैंने अपना कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझा, अपना कैरेक्टर नहीं समझा, तो मैं क्या करूंगा, सीन नंबर 1 की तरफ उसको निभा दूंगा, तो कितना कैरेक्टर वो डेड हो जाएगा क्योंकि उसमें लापरवाही दिखेगी। इसलिए प्लीज अपने कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान रखें और हर सीन में उसी तरह से रिएक्ट करें। एक्टिंग को प्रभावी बनाने के लिए जो तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी होता है वो है रिएक्शन। यस, रिएक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डायलॉग। रिएक्शन का मतलब है जब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तब भी तो एज एन एक्टर आप कैरेक्टर के रूप में कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहे हो, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अपोजिट कैरेक्टर आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उसको हाँ में हाथ नहीं मिलाएंगे, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से, अपने विरोध के हिसाब से उसको रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये कि जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तब आप क्या बोल रहे हैं या क्या दर्शा रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैमरा एक्टिंग मैंने हमेशा कहा कि टेक्निकल एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन थिएटर में इतना दिखता नहीं क्योंकि दर्शक दूर होता है तो रिएक्शन दिखता नहीं, लेकिन कैमरा एक्टिंग में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी सीन को अगर मुझे एस्टैब्लिश करना है, एनहांस करना है, तो जब तक मैं अपोजिट कैरेक्टर का रिएक्शन नहीं दिखाऊंगा वो सीन उठ ही नहीं सकता। इसलिए डायलॉग भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के मिलाप से ही कोई सीन मुकम्मल सीन बनता है, पूरा सीन बनता है। मान लीजिए हीरो किसी को डरा रहा है और उसके डरने के रिएक्शन ही ना आए तो क्या आप रो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए विलन धमका रहा है हीरो को और उसके रिएक्शन ही ना आए तो क्या सीन डेवलप होगा?
इस तरह से अगर दो कैरेक्टर हैं वो आपस में जो भी बात कर रहे हैं उस अपोजिट कैरेक्टर के हिसाब से आपका रिएक्शन निकलना चाहिए। कई एक्टर इसमें बहुत माहिर होते हैं, उनको चलाक एक्टर बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। इस रिएक्शन की वजह से आप एक नॉर्मल एक्टर से एक बहुत ही कमाल के एक्टर बन सकते हैं। ये कई एक्टर इतने कमाल के रिएक्शन देते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, नसीर साहब है और बहुत सारे लोग हैं, कि अगर कोई डायलॉग दूसरा बोल रहा है, इनका रिएक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि एडिटर को डायरेक्टर को मजबूरी में इनका फेस लगाना पड़ जाता है। यस, मतलब लाइन कोई और बोल रहा है लेकिन उसने उतने प्रभावी तरीके से नहीं बोला, पर रिएक्शन देने वाले ने ऐसा रिएक्शन दिया है जिससे कि वो सीन एस्टैब्लिश हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, तो एडिटर को डायरेक्टर को मजबूरी में इसका रिएक्शन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या है, सीन को बिल्डअप देना, उसको सही से ऑडियंस तक पहुंचाना, और वो तभी पहुंचेगा जब डायलॉग और रिएक्शन दोनों मिलके जाएंगे। इसलिए रिएक्शन पे खास तौर से आपको मेहनत करनी चाहिए। नया एक्टर कभी भी रिएक्शन पे मेहनत नहीं करते, शायद आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि इस पर भी मेहनत करनी पड़ती, बिल्कुल करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, तभी आप एक एस्टैब्लिश एक्टर बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस डायलॉग की नहीं होती, परफॉर्मेंस रिएक्शन का भी होता है। तो रिएक्शन पे खास तौर से ध्यान दें, कैसे करना है, क्या करना है, वो बताता हूं। तो आप भी अपने रिएक्शन को आज से प्रभावी बनाने की शुरुआत करिए। फिल्म देखें, टीवी देखें, जब भी देखें तो देखें कि एक्टर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं और उसी रिएक्शन को देखकर खुद भी वैसा ही रिएक्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप भी बहुत अच्छे रिएक्शन देना शुरू कर देंगे। अब रिएक्शन जरूरी होता है फाइट के सीन बहुत ज्यादा डायलॉग होते नहीं, तो वहां पे तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से मैंने कई फाइट मास्टरों से सुना है जो ये कहते हैं कि शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, रंजीत, ये तीनों एक्टर मार खाने के रिएक्शन इतने अच्छे देते हैं कि हीरो का हीरोइज्म भूल जाता है। तो देखिए, मतलब उनकी क्वालिटीज में वो ये भी देख रहे हैं कि उनके रिएक्शन कैसे वो देते हैं। अमिताभ बच्चन का पहली जंगल की जो इमेज है किससे पड़ी, एक्शन तो उस टाइम पे धर्मेंद्र भी कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, लेकिन उनकी इमेज क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उनके रिएक्शन फाइट से पहले, फाइट के दौरान हमेशा रिएक्शन उनके बहुत स्ट्रांग रहते हैं। इसी वजह से तो आज से आप इस तरह के फाइट सीन को देखिए, उसमें रिएक्शन को देखिए, उसको ऑब्जर्व, कॉपी और परफॉर्म कीजिए। साइलेंट सीन में रिएक्शन, साइलेंट सीन्स में रिएक्शन से मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि कैमरा चार्ज अप हो रहा है या होल्ड हो गया है और एक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, और ये उन्हीं एक्टर के साथ करते हैं डायरेक्टर जिनमें वाकई रिएक्शन देने की काबिलियत होती है, कैपेबिलिटी होती है। हर एक्टर के साथ नहीं करते, कमजोर एक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपके गाने चल रहे होते हैं वहां पर रिएक्शन होते हैं, तो साइलेंटली, जब मतलब आपके पास कोई लाइंस भी नहीं है, तब भी आपको रिएक्ट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीन चल रहा है, कोई दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं और आपको सिर्फ रिएक्शन देना है। कई बार आपने देखा होगा सीरियस में तो बहुत ज्यादा होता है कि एक कैरेक्टर है बस किसी को देख रहा है, रिएक्ट करता जा रहा है और वहां पे फ्रेम में वो लोग दिखते जा रहे हैं, तो ऐसे में भी बहुत जरूरी हो जाता है। इवन हॉरर फिल्म में जिसमें की लाइंस बहुत कम होती है, थ्रिलर में जिसमें की लाइंस बहुत कम होती है, वहां पे पूरा दारोमदार, पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिएक्शन। गानों में रिएक्शन, गानों में भी रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे आप लाइंस तो बोलेंगे, हां सिंग साउंड में जाके आप लिप सिंक कर रहे हैं, तो अगर अपोजिट कैरेक्टर लिप सिंक कर रहा है तो आपका तो रिएक्शन ही आएगा, तो आपको रिएक्शन पे काम करना होगा। आजकल ज्यादातर सॉन्ग क्या बन रहे हैं वो ड्रामेटिक बन रहे हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग में बन रहे हैं, जहां पे की लिप सिंक नहीं हो रही है, तो अगर लिप सिंक नहीं है तो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अगर आप वाकई एक टॉप एक्टर बनना चाहते हैं तो रिएक्शन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए बड़ी आसानी से आप सारे गानों को देखिए, गानों को देख के अपने मोबाइल से शूट कीजिए रिएक्शन, धीरे धीरे आपकी झिझक दूर होगी और इस तरह का काम जब भी आपको करने का मौका मिलेगा तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो गानों में भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है ड्रामा में रिएक्शन, ड्रामा में भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा की जो मैं बात कर रहा हूं, खासतौर से टीवी में थोड़ा सेमी ड्रामेटिक एक्टिंग होती है, तो वहां पे तो रिएक्शन बहुत करते हैं। आपने देखा होगा सीरियल्स में बहुत गौर से कि एक कैरेक्टर कुछ बोलता है, उस पर बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं और फिर उस पर रिएक्शन आता है उसका, या एक कैरेक्टर जैसे कुछ बोलता है तो सारे एक्टर्स के रिएक्शंस आते हैं, वहां बोलते हैं कि आप रिएक्ट कीजिए। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके ऊपर कैमरा एक बार में लगा दिया जाता है और जितनी भी लाइंस बोली गई हैं उन पे रिएक्शन, जो भी वहां पर एक्टिविटी हुई है उस पे रिएक्शन, वो एक बार में कंटिन्यूटी में शूट किए जाते हैं। तो ये वही एक्टर कर सकता है जिसने रिएक्शन पे मेहनत की। रिएक्शन की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता देता हूं, जिससे कि आप इसको घर पे करना है, क्योंकि एडवांस एक्टिंग कोर्स लर्न एट होम मॉड्यूल में स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग कोर्स में ये बहुत आसान है कि आप अपने घर पर रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना है कि आप अपने मोबाइल पर टीवी पर कोई सीन प्ले कर दीजिए और उसको प्ले करने के बाद उसको म्यूट कर दीजिए और फिर जैसा वो एक्टर कर रहा है वैसा ही रिएक्शन ऑब्जर्व, कॉपी और परफॉर्म कीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि बगल सुने भी आप चेक करते हो, धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस होने लग जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप साउंड को ऑन कर दीजिए और उसके बाद जो भी एक्टर परफॉर्म कर रहा है, आप मानिए कि आप अपोजिट कैरेक्टर हैं जिसको बोल रहा है और अपोजिट कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए आप रिएक्ट करना शुरू कीजिए। इस प्रैक्टिस से आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि अब एक कैरेक्टर बोल रहा है और आप एज दूसरे कैरेक्टर उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तीसरा तरीका है कि आप गानों को प्ले कीजिए, गानों में जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनको ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्म कीजिए। लगातार ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आपकी झिझक दूर होती चली जाएगी और आप बहुत अच्छे रिएक्शन देना सीख जाएंगे। चौथा बड़ा आसान तरीका है और मजेदार ये है कि एड फिल्म में आप देखें, एड फिल्म में क्या होता है, ज्यादातर रिएक्शन होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व, कॉपी और परफॉर्म कीजिए। ये बहुत ही असरदार टेक्निक है, मैंने अपने सारे स्टूडेंट के साथ इसको आजमाया, इससे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है और आपकी डिपेंडेंसीज में किसी पर नहीं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप करने लग गए धीरे धीरे आपको मजा भी आने लग जाएगा और एज एन एक्टर आप अपने आप को बहुत ही डेवलप पाएंगे, बहुत ही ग्रोथ महसूस करेंगे। आपको रोजाना मिनिमम 10 से 15 मिनट रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, टाइम कम से कम 10 से 15 मिनट है, तभी इसका असर महसूस होगा। आप खुद महसूस करेंगे, 2-3-4 हफ्ते के अंदर महसूस करेंगे कि अब आपकी झिझक दूर हो गई है, बहुत नॉर्मल नेचुरल आप रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप एक्टिंग भी कर पा रहे हैं, क्योंकि जब डायलॉग नहीं है, जब आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है डायलॉग का, उसके बाद भी आप साइलेंटली एक्टिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए और आप एक कमाल के एक्टर बनिए। बहुत बेस्ट।